हेलो स्टूडेंट्स। आज की सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी की लास्ट क्लास है, जिसमें हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वांट फैक्टर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, वांट ऑफ कारक और समपराशरी विलयन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी सॉल्यूशन चैप्टर के थ्योरी का लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको एक वीडियो केवल न्यूमेरिकल के लिए दिया जाएगा और इस चैप्टर का वाइंड अप है। आज की क्लास में हम 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर, परासरी गुणांक, ऑस्मेटिक कोएफिशिएंट, समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम केवल अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में रिवाइज करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी? किसी विलेय के अणुओं के ऐसी किसी विलयन का वह गुण जो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता था, उसकी प्रकृति पर नहीं निर्भर करता, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन विच शोज ड्यू टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नॉट इट्स नेचर इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमने डिस्कस किया था। बट अब हमारे पास एक नया शब्द है अपसामान्य, मतलब ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को शोध ना करे, उसके विपरीत हो जाए। ठीक है, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कब डेवलप होगा ये बात बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे NaCl, जैसे क्या अगर हम करें यहाँ पर NaCl, ठीक है, NaCl को सॉल्वेंट में क्या करें, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो Na+ बना लेता है और Cl- बना लेता है। मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट हो जाते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट, वियोजित हो गए। 1 मोल डाला था, बट जब Na+ और Cl- बन गया तो कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। तो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी? अब सामान्य ना पढ़े हम, केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े, अणुसंख्य गुणधर्म। तो जब एक NaCl था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम थी, जब 2 हो गई टूटने के बाद तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई। मतलब क्या हुआ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान बदल गया, अणुसंख्य गुणधर्म का जो मान है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है जब हम कभी कुछ और सोल्यूट का एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूट हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने पढ़ा है डाइमर के फॉर्म में हमारा बन जाता है। ठीक है, एथिलीन का पढ़ा है हमने, एथिलीन। ठीक है, ये क्या बनाती है? हमारी पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण द्वारा क्या बना लेती है? डाइमर के फॉर्म में। कई अणु आपस में जुड़ जाते हैं, 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो वो डाइमर फॉर्म में बना लेती है हमारी। तो कुछ अणु क्या हो जाते हैं? 2 विलेय के अणु डाला, जब 2 थे तो संख्या अणुसंख्य गुणधर्म ज़्यादा था, लेकिन जब 2 आपस में मिल गए तो बचे कितना? 1 मिल गए ना, संगुणित हो गए, एसोसिएट कर गए, एसोसिएशन हो गया इनके बीच। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? डिफरेंट हो गई, वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? डिफर हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू क्या होता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेवलप कैसे होती है? एबनॉर्मल, अब ये डिफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इट्स क्या? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शोज ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्या होता है? abnormal colligative properties shows due to association and dissociation of solute particle। ठीक, due to association colligative property decreases and due to association, या ड्यू टू एसोसिएशन क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिक्रीज होती है। एसोसिएशन जुड़ जाता है तो डिक्रीज कर जाएगी, मोल की संख्या कम हो जाती है। और ड्यू टू डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो इंक्रीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड दिस डिफरेंस, ये क्या है? दिस एबनॉर्मलिटीज, जो एबनॉर्मलिटीज हुई इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नोन एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है हमारे लिए? अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म
क्या होता है, विलेय के अणुओं के संगुणन और वियोजन द्वारा प्रदर्शित होती है। जब विलेय के अणु संगुणित होते हैं तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान घट जाता है, और जब विलेय के अणु संयोजित वियोजित होते हैं तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है। और संगुणन और वियोजन के पश्चात जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आता है, परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है, अपसामान्य गुणसंख्य अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स प्रिपेयर करते चले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वांट हाफ गुणांक। क्या है वांट हाफ गुणांक, मतलब क्या, फैक्टर। क्या है गुणांक, गुणांक का मतलब ऐसी संख्या जिसे गुणा की जाए, किसमें, यहाँ देखते हैं। वांट हाफ गुणांक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आई से, ठीक है, आई से। ऐसी ऐसा आई को किसमें हमने मल्टीप्लाई किया, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, किसमें मल्टीप्लाई किया, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म में मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो गई, अणुसंख्य गुणधर्म प्राप्त हो गया। तो डिफिनेशन क्या होगा, वह कारक जिसे अपसमान गुणधर्म में गुणा करने पर, वह कारक जिसे अपसमान अणुसंख्य में गुणा करने पर सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म प्राप्त हो जाते हैं, वांट हाफ गुणांक कहलाता है। द फैक्टर which multiply with abnormal colligative properties and gives normal colligative properties are known as want of factor। क्या कहलाता है, want of factor कहलाता है, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है 1 मॉलिकुलर वेट का सॉल्यूट के, 1 मॉलिकुलर वेट का सॉल्यूट के होती है, ठीक है, 1 मॉलिकुलर वेट के होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 1 मॉलिकुलर वेट यहाँ पर रखेंगे तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन, अब यहाँ देखिए आई का अगर वैल्यू निकाले तो ये अपसमान गुणसंख्य नीचे चला जाएगा, अपसमान गुणसंख्य नीचे आ जाएगा, ये 1/m के होता है, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक नया फार्मूला हमारे लिए बनकर आएगा। आई इक्वल टू होता है विलेय का वास्तविक अणुभार, वास्तविक क्या है, और विलेय का प्रेक्षित अणुभार, मतलब रियल मॉलिकुलर वेट क्या है, और ड्यू टू एसोसिएशन डिसोसिएशन के पश्चात कौन सा मॉलिकुलर वेट आया है हमारा, ठीक है, उनका अनुपात ही क्या कहलाता है, वांट हाफ गुणांक कहलाता है। ये डिफिनेशन आपको लिखनी नहीं, केवल ऊपर वाली डिफिनेशन आपको लिखनी है थ्योरी में, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। परासरणी गुणांक, क्या है, परासरणी गुणांक, ऑस्मेटिक कोएफिशिएंट, कैसा है, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो ये जी बराबर क्या होता है, वांट हाफ का प्रेक्षित मान अपॉन वांट हाफ का चरम मान, वांट हाफ फैक्टर का वांट हाफ का प्रेक्षित मान व वांट हाफ का चरम मान का अनुपात परासरणी गुणांक कहलाता है। अब डेफिनेशन क्लियर हुई, वांट हाफ का प्रेक्षित मान वांट हाफ का चरम मान का अनुपात क्या कहलाता है, परासरणी गुणांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ observe value of want half and maximum value of want half is known as osmotic coefficient, ठीक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। लेकिन ये आई जो वांट हाफ का प्रेक्षित मान होता है कब किसके लिए क्या होगा, आई इक्वल टू वन होता है किसके लिए, विद्युत अपघटय के लिए। आई इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, वियोजन के लिए, वियोजन मतलब डिसोसिएशन जब होगा। और आई इक्वल टू लेस देन 1 कब होगा हमारे लिए, जब सबगुणन होगा, विलेय के अणु सबगुणित करेंगे। आई होप 3 टॉपिक आपको समझ में आए। फोर्थ और इस क्लास का लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा समपरासरी, क्या है हमारा, समपरासरी। समपरासरी आइसोटोनिक, नाम से ही लग रहा है, समपरासरी का मतलब समान परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऐसे दो विलयन वह दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है एक विशेष स्थिति में, जिनका परासरण दाब एक विशेष स्थिति में कैसा होता है, समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। There are two solutions which have similar osmotic pressure in fixed condition या in constant condition या condition में are known as isotonic solution कहलाते हैं, ठीक।
अब जब आइसोटोनिक हैं तो इनको अगर हम बीच में भर के सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन लगा दें तो इनके बीच ऑस्मोसिस नहीं होगी। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल का हायर से लोअर में आ जाना, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन में आ जाना था। तो इसमें क्या होता है, जब परासरण दाब समान है हमारा तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। इट हैव नो ऑस्मोसिस। ठीक, ये क्या होता है, इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल होता है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा। और पाई 1 पाई 2 जब हमने एक पढ़ा था तो पाई इक्वल टू पढ़ा था एन अपॉन वी। और आर टी, आर और टी ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट कंडीशन है, मतलब आर और टी की वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर होनी चाहिए, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो एन अपॉन वी अगर हम रखें तो जब पाई 1 पाई 2 बराबर है तो एन 1 और वी 1 इक्वल टू एन 2 वी 2 के होगा। एन 1 वी 1 इक्वल टू एन 2 वी 2। ये कब काम आएगा, जैसे कोई दो परासरण विलयन दे दिया गया और एक में एक का नंबर ऑफ मोल दूसरे का नंबर ऑफ मोल दिया, एक का केवल आयतन दिया दूसरे का निकालना है, तब हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। या इसकी जगह एन इक्वल टू होता है वेट अपन मॉलिकुलर वेट, किसी एक का वेट हमें निकालना हो, मॉलिकुलर वेट निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज के चारों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ आपका थ्योरी पोर्शन सोल्यूशन का कंप्लीट हुआ। आपको पूरे सोल्यूशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। किसी को भी टॉपिक को भी लेकर आपको एक क्लास और प्रोवाइड की जाएगी सॉल्यूशन चैप्टर की, जिसमें एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया जाएगा।